बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम नोमेनक्लेचर तक पहुंचे थे। तो नोमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोई भी जो लिगेंड वगैरह होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो लिगेंड होते हैं अगर वो नेगेटिवली चार्ज होंगे तो उनके साथ जैसे कि हेलोजन जो होते हैं फ्लोरो, तो फ्लोरीन की जगह हम फ्लोरो लिखेंगे। तो इसी तरीके से क्लोरीन की जगह क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सयानो, एसीटेटो, ऑक्सीलेटो वगैरह। और न्यूट्रल अगर होंगे तो वो एस एच लिखे जाते हैं, जैसे कि एक्वा। अमीन को मीन लिखेंगे, कार्बोनल को कार्बोनल। उसके बाद हमने पॉजिटिव चार्ज वालों की बात की थी कि आई यू एम आखिर में लगा देते हैं, जैसे कि हाइड्राजीन से हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसाइलियम, अमोनियम। ऑर्डर ऑफ लिगेंड जो होता है उसमें फिर हमने कहा था कि जैसे कि यानी फर्ज करो अगर दो लिगेंड आ जाए, इसमें तो सिर्फ साइनाइड गिवन है, फर्ज करो अगर साइनाइड भी आ जाता है और क्लोरो भी आ जाता है तो दोनों सी से शुरू हो सकते हैं, कोई भी हम पहले लिख सकते हैं। तो इनमें से फिर प्रेफरेंस दी जाएगी, साइनाइड और क्लोरीन में से किसी एक को प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखा जाए और एक जगह सायानो आ जाए, साइनाइड जुड़ा है, और दूसरी जगह फ्लोरो जुड़ा है, तो आप लोगों को पता है क्योंकि सी पहले आता है तो इसलिए हम सायानो पहले लिखेंगे और फ्लोरो बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ब्रोमो और फ्लोरो आ जाए तो ब्रोमो पहले लिखेंगे और फ्लोरो बाद में लिखेंगे, क्योंकि बी पहले आता है और फ्लोरीन बाद में। उसके बाद अगर मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर छः आ जाए, एक ही किस्म के लिगेंड आ जाए छः, जैसे इधर आया अभी छः लिगेंड जुड़े में साइनाइड, तो हमने लिखा है कि हेक्सासायानो। इसी तरीके से अगर कोई सेम टाइप ऑफ लिगेंड दोबारा आ जाते हैं, जैसे इधर एक तो लिगेंड साइनाइड तो हमने हेक्सासायानो लिख दिया, लेकिन इधर दोबारा एक साइनाइड आ जाए तो हम लिखेंगे फिर डाइसायानो। इसी तरीके से डाइक्लोरो, अगर दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो। इसी तरीके से छः तो हेक्सा क्लोरो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग वगैरह दी जाती है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स तक पहुंचे थे, तो ये हमने इधर डिस्कस कर लिया था। मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स भी हो गए। टर्मिनेशन ऑफ द नेम ऑफ द मेटल। अच्छा, अब इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहली चीज जो ये है कि जो कैटाइन होता है वो तो हमने जैसे कि इधर बात की, हम आई यू एम के ऊपर खत्म करते हैं। जैसे ये तो हाई पोटेशियम, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा पोटेशियम, क्योंकि मेटल है। अगर इसकी जगह सोडियम होता तो एज इट इज सोडियम लिख देते। इसी तरीके से कैल्शियम होता तो एज इट इज कैल्शियम लिख देते। अब ये पोटेशियम मेटल है, एज इट इज ये पहले लिखेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और कैटाइन हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो और वो कैटाइन हो तो उसे हम सारों से पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, यानी जितने भी छः लिगेंड जुड़े हैं तो हेक्सा, और लिगेंड जो है वो साइनाइड है, तो मैंने कहा था जो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं उनके साथ सायानो लिखते हैं, ओ लिखते हैं, एंड में ओ आ जाता है, तो हेक्सा सायानो हो गए। और फिर अब इसके में जो है हमने क्योंकि बात की थी कि जो कैटाइन होगा उसके साथ आई यू एम लिखेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लिगेंड के ऊपर चार्ज है वो -6 है और आयरन के ऊपर ओवरऑल वैसे चार्ज +2 है, लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन सफीर के ऊपर क्योंकि माइनस का चार्ज आ रहा है -4, इसलिए ये आयरन प्लस में आयरन में फेरेट लिख देंगे और ATE हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से हमने इसे ऐसी फेरेट लिख दिया, फेरेट ATE डाल दी इस माइनस, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर क्योंकि चार्ज -4 है, इसलिए हमने फेरेट की एंडिंग IUM के ऊपर नहीं की। हालांकि ये भी कैटाइन है आयरन, और मेटल हमने पढ़ा था कि जो कैटाइन होता है उसके साथ IUM लगाते हैं, लेकिन इधर IUM नहीं लगा क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर वो चार्ज माइनस है, तो इस माइनस की वजह से फेरेट ATE पे खत्म हुआ। और बाकी जो 2 इसकी वैलेंसी है वो आयरन की वैलेंसी हमने डाल देनी है, ये पैरेंथेसिस डालने और साथ रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी अगर कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज देन द नेम ऑफ मेटल एंड्स इन 8। वही बात मैंने जो आपको बताई, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है उसके ऊपर अगर माइनस का चार्ज होता है तो ये फिर जो मेटल होगा वो ATE के ऊपर एंड होगा। टर्मिनेशन तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन में बता चुका हूँ, रोमन में पैरेंथेसिस में लिखना है। उसके बाद मोर देन वन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जैसे कि इफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर देयर then in order to indicate their number use bis for 2, tris for 3 and tetrarch is for 4। तो ये जो था ये तो था मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे हमने टाइप ऑफ लिगेंड में पढ़े थे मोनोडेंटेट, बायोडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। और पॉलीडेंटेट में हमने कहा था जैसे कि हेक्साडेंटेट वगैरह हो जाता है, EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो
उसमें क्योंकि 6 साइड हैं, तो फर्ज करो किसी के साथ 2 EDTA लगे हुए, EDTA किसी कंपाउंड के अंदर 2 आ रहे हैं या 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ लिखेंगे 20 EDTA। तो उस हिसाब से फिर EDTA 20 EDTA, और अगर 4 लगे हों तो टेट्राकेस। तो इस हिसाब से अगर जो पॉलीडेंटेट है यानी जो मोनोडेंटेट से ज्यादा वाले आ जाते हैं, जैसे कि डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट वगैरह ज्यादा अगर आ दें, तो keeping in view all IUPAC rules, above rules, the following names are proposed for complex compounds according to IUPAC system। तो इनकी नेमिंग IUPAC सिस्टम के हिसाब से दी जाती है। फर्ज करें इन फॉलोइंग complexes the complex ion has negative charge, so the name of metal ends at 8। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर कम्प्लेक्स के ऊपर अगर माइनस का चार्ज आ जाता है तो वो फिर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो ATE के ऊपर खत्म होगा, जैसे कि इधर पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट 2। इसी तरीके से K3FeCN6 आ जाए, अगर इसी 4 की जगह 3 आ जाए तो फिर क्या होगा, इधर अगर 4 की जगह 3 आ जाते हैं तो इधर वैलेंसी जो होगी +3 हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 हो जाएगी, और आयरन के ऊपर +3 आ जाएगा। तो इधर रोमन बाकी नाम वही जाएगा, पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट, इस 2 की जगह रोमन में बस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सोडियम मैग्नीज, सोडियम और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंगनीज और पेंटाकार्बोनेल हो। अब ये तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि ये मैं रेज कर देता हूँ। अब इसका नाम क्या होगा, जैसे कि इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इसके ऊपर -1 का चार्ज होगा, कार्बोनेल के ऊपर ओवरऑल चार्ज ये न्यूट्रल होता है, और मैंगनीज के ऊपर इसलिए -1 का चार्ज ये आ जाएगा। तो इसका नाम होगा सोडियम, फिर पेंटा कार्बोनल, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो जैसे उधर साइनाइड नेगेटिव था तो इसलिए हमने सायानो लिखा था, इधर क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ओ डालने की जरूरत नहीं है, कार्बोनल क्योंकि न्यूट्रल वालों को एज इट इज लिखा जाता है कार्बोनल। आगे मैंगनीज को मैंगनेट लिखेंगे, मैंगनेट, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज -1 के, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1, इसकी भी वैलेंसी 1 होगी, तो ये 1 लिखना, मैंगनेट 1। तो ये इसका नाम है पेंटाकार्बोनल मैंगनेट 1। अच्छा, और दूसरी बात, एक जो चीज है कि आपने इधर तो मैंने तो स्पेस दे दी है, लेकिन इधर आप लोगों ने स्पेस यानी इससे लेकर इधर तक स्पेस नहीं है। मैंगनेट सिर्फ सोडियम और इसके दरमियान स्पेस होगी, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी चीजें आ रही होंगी वो हमने इकट्ठा देनी है। पेंटाकार्बोनल मैंगनेट आप लोगों ने इकट्ठा लिखना है, इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं देनी, लेकिन सोडियम और पेंटा के दरमियान आप लोगों ने स्पेस देनी है। उसके बाद इसी तरीके से पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट में भी यही होगा, सोडियम टेट्रासायानोनिकलेट में भी यही होगा। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं कि इन द कम्प्लेक्स साइन हैज पॉजिटिव चार्ज, सो द नेम ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज सच। जैसे कि कोबाल्ट, हेक्सामीन और 3 क्लोरीन हाइड्रोजन, कोबाल्ट, हेक्सामीन और 3 क्लोराइड इधर जुड़े हैं। अब इसके ऊपर अगर चार्ज माइनस होते हैं, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज प्लस का आ गया, अमीन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोबाल्ट के ऊपर +3 का। अब इसका अगर नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपने उधर हमने इसलिए पहले नाम लिखा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर वाला है उसका नाम इसलिए पहले पोटेशियम लिख दिया था क्योंकि वो कैटाइन था, और कैटाइन को पहले लिखते हैं। अब इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ जो चीज जुड़ी है वो एनाइन है, और एनाइन का इसलिए हम नाम पहले नहीं लिखेंगे, वो एंड पे ही लिखेंगे। और सारों से पहले आप वही कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, हेक्सामीन, हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 और साथ इधर क्लोराइड आ जाएगा। इसमें अब सारों से पहले हेक्सासायानोफेरेट, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो मेटल होगा वो लिगेंड के बाद आएगा। यानी लिगेंड आपने सारों से पहले लिगेंड का नंबर लिखना है, यानी हेक्सा इधर से हेक्सासायानो था
6 लिगेंड थे और हेक्सासाइन और 7 जो मेटल था फिर बाद में लिखा था हमने सेंट्रल मेटल। इधर भी हमने वही काम किया। हेक्सा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सारों से पहले लिखा जितने लिगेंड जुड़े हैं, उसके बाद हमने लिखा है अमीन यानी 6 अमीन जुड़े हैं, उसके बाद हमने लिखा है कोबाल्ट जो कि सेंट्रल मेटल एटम है। फिर हमने सेंट्रल मेटल एटम की जैसे कि वैलेंसी निकाली थी, क्योंकि अमीन का ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है तो ऊपर 0 लिख दिया और कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। तो पैरेंथेसिस में लिखना है, तो रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और 7 क्लोराइड लिख देना है आपने एज इट इज। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट वगैरह आता है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये तो ये भी आसान है। एक और आता है CO कोबाल्ट En2Cl2 और 7 इधर एक और क्लोरीन। अब इसमें सारों से पहले वही बात डाइक्लोरो बिस एथिलीन, इसको पहले मैं नाम लिख देता हूँ डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, इधर स्पेस है फिर हल्की सी और रोमन में लिखा है और उसके बाद क्लोराइड एज इट इज। अब सारों से पहले इसकी अगर वैलेंसी को देखा जाए तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 का चार्ज, इसके ऊपर -2 और एथिलीन डायमीन और इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया। अब इधर क्या होगा, कोबाल्ट के ऊपर जरी बात है 3 होगा तो 3 में से 2 गया तब +1, तो ओवरऑल इसके ऊपर 3 का चार्ज आता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट एथिलीन यानी En जो होता है एथिलीन, इसे कहा जाता है एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। अब एथिलीन जो डायमीन है उसे कहा जाता है En, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होता है न्यूट्रल 0, तो इसलिए हमने इसके ऊपर 0 लिखा है। तो इसलिए 3 में से 2 निकालो, 2 क्लोरीन के निकल गए तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, पहली बात। अब दूसरी बात कि हमने सारों से पहले लिखा डाइक्लोरो, क्योंकि ये वाले जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि हैलोजेंस होते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अब क्लोरीन 2 है तो हमने लिखा डाइक्लोरो, क्योंकि क्लोरीन का C पहले आ रहा है। अब ये वाला जो है इसके साथ हमने डाई नहीं लिखा। अब En भी 2 है एथिलीन डाई, लेकिन ये चूंकि पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ डाई लगाने के बजाय हमने बिस लगाया है, बिस एथिलीन। और अब दूसरे सवाल ये बताते हैं बिस एथिलीन डायमीन बाद में क्यों लिखा है और डाइक्लोरो पहले क्यों लिखा है, वो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि C पहले आता है और E बाद में आता है, इसलिए अल्फाबेट ऑर्डर हमने इधर अप्लाई किया और डाइक्लोरो पहले लिखा यानी क्लोरीन पहले लिख दिया, डाइक्लोरो बिस एथिलीन डायमीन। उसके बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम लिखा कोबाल्ट, फिर उसकी पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है जो कि 3 बन रही है, उसके बाद एज इट इज क्लोराइड लिख दिए। अब ये वाला सारा हमने इकट्ठा लिखा, दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ इधर हमने हल्की सी स्पेस देकर ये रोमन नंबर लिखा, फिर हल्की सी स्पेस देकर क्लोराइड लिख दिए। ये थे इसके नोमेनक्लेचर। अब आगे आ जाती है इसकी कुछ शेप्स आ जाती हैं कि शेप्स क्या होगी, और MCQ में ये अक्सर आ जाता होता है, कोई भी मेटल और लिगेंड दे के कहता है कि इसकी शेप क्या होगी। 3 ऑप्शन गिवन होंगे, जैसे उस दिन मैंने बताया था, एक निकल टेट्रा कार्बोनल होगा और वो पूछेगा इसकी शेप क्या है, तो एक टेट्राहेड्रल का ऑप्शन होगा, एक हेक्सागोनल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक नन ऑफ दीज वो क्या देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसका साथ मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं तो वो कौन सी शेप बनाते हैं। तो हम शेप्स पढ़ने लगे हैं 2, 4 और 6 की कौन कौन सी शेप होती हैं। द मोस्ट कॉमन जो होते हैं, वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन मोस्टली जो ज्यादातर यूज होते हैं वो 2, 4 और 6 वाले होते हैं। तो ये हम देखने लगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आर लीनियर सिंस देयर ज्योमेट्री प्रोवाइड मिनिमम लिगेंड रिपल्जन, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सम केसेस मर्करी हो गया फॉर सच कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर साइनाइड, कॉपर अमीन, सिल्वर। अब इनकी एग्जांपल में कुछ देख रहा हूँ जिनका शेप्स डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, उसमें लीनियर ज्योमेट्री होती है क्योंकि मेटल इधर जुड़ा होता है और एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, 180 डिग्री होती है क्योंकि ये चाहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, ये स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की वजह से इनकी होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी होगी कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि डायपोल मूवमेंट इसकी 0 इसी वजह से होती है,
ये लीनियर ज्योमेट्री वगैरह बनाते हैं। ये डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन उस साइड से खींच रहा होता है इस साइड से, तो ये डायपोल मोमेंट ओवरऑल जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो यानी पोलैरिटी ये नॉन पोलर इसलिए कहा जाता है। तो लीनियर इसकी शेप वगैरह होती है। तो इसमें भी ये चीज़ है, ये मैक्सिमम रिपल्जन की वजह से लिगेंड की रिपल्जन होती है ताकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एक दूसरे को ज्यादा रिपेल ना करें। तो एक ही साइड पे चला जाता है, एक ही साइड पे। तो अब जैसे कि कॉपर +2 हो गया या सिल्वर +2, सिल्वर वगैरह हो गए, सिल्वर के साथ कॉपर हो गया आयन, या सिल्वर आयन या मर्क्यूरी +2, ये जो होते हैं ये वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई कॉपर साइनाइड और कॉपर डायमीन की। कॉपर साइनाइड यानी कॉपर के साथ 2 साइनाइड में। बाकी तो वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके साथ अगर आप लोगों को देखना है कि कौन सी चीज स्टेबल है, जैसे कि कॉपर साइनाइड के साथ उन्होंने कोई चीज और नहीं डाली हुई, और इसी तरीके से कॉपर डायमीन के साथ उन्होंने डाला है NH3 के साथ उन्होंने प्लस डाला है। ये वाली चीज मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताई थी कि अगर फर्ज करें इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कॉपर 29 की, तो 4s2 3d9 आ जाते हैं। तो ये टोटल 11 दे रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये स्टेबल होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही पूरा करेगा। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ कि साइनाइड अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस साइड पे 2 दे रहा होगा, इसके पास जन है, और ये 2 दे रहा होगा तो इसके पास 2 बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे, और 13 18 से 5 कम है अभी भी। लेकिन अगर कहते हैं कि चलो 4 दे रहे 2 तो फिर भी 15 बनते हैं, तब स्टेबल नहीं हो रहा। ये वैसे स्टेबल नहीं है कॉपर साइनाइड। तो इसके साथ जरी बात है, मैंने आप लोगों को जैसे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताया था कि वो स्टेबल होने की वजह से किसी के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्पीड के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, किसी के ऊपर माइनस का चार्ज। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कॉपर के साथ फर्ज करो, मैं कहता हूँ कॉपर के साथ 11 है, क्योंकि 4s2 3d9 ये बन रहा है, 4s2 3d9 तो 2 और 9 टोटल 11 बन रहे हैं। तो 18 में से अब कितने, 18 में से 11 निकालो तो तकरीबन 7 बचते हैं। अब 7 और चाहिए, और एक कार्बोनल जो होता है वो 4 देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि कार्बोनल 7 लिख देता हूँ, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो वो 8 हो जाएंगे, 3 लिख देता हूँ या 4 लिख देता हूँ। 4 लिखेंगे तो अब ये कितना हो जाता है, ये कॉपर का 11 है, का एक कार्बोनल 2 देता है, 4 कार्बोनल लगे तो टोटल ये हो जाएंगे 8 कार्बोनल। तो टोटल ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 19 का। तो 19 में से हम क्या करेंगे, एक प्लस का चार्ज इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि यानी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है यानी उसके पास 19 बन गए थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और अब इसके पास दोबारा 18 आ गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ये स्टेबल होता है। तो उस हिसाब से इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बात कर प्लस का चार्ज आ जाता है, बात कर माइनस का। अब कॉपर अमीन है, तो एक अमीन अगर मैं कहता हूँ कि न्यूट्रल है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इधर 2 अमीन जुड़े हुए हैं, तो टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और कॉपर का कवर चार्ज ये 11 होता है। तो टोटल ये 11 + 4 4। तो ये भी देखा जाए तो ये 11 + 4 तकरीबन 15 बन रहे हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ऑक्यूपाई फिलहाल नहीं कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। तो बहरहाल ये यानी इनकी लीनियर इनकी शेप इस तरीके से होगी, यानी कॉपर के इस साइड पे साइनाइड होगा और इस साइड पे भी साइनाइड होगा। इसमें भी यही चीज है, कॉपर के एक साइड पे अमीन होगा इस साइड पे, और एक इस साइड पे अमीन होगा। तो ये ओवरऑल पूरी 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये इस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी वगैरह को देख रहे हैं। तो ये होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की। इस तरीके से और भी कई एग्जाम्पल हैं, और ये वाला तो मैंने वैसे दे दिया था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं, ये मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को समझाने के लिए दिया था। बाकी जिनके साथ 2 लिगेंड होंगे जारी बात है मोस्टली वो यही करेंगे, जैसे कि और एग्जांपल है मरकरी डायमीन या मरकरी साइनाइड। जैसे कॉपर अमीन हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से मरकरी साइनाइड भी है, और मरकरी का अमीन के साथ भी इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज है, लेकिन मरकरी के ऊपर +2 का चार्ज उन्होंने डाला। तो ये इस तरीके से मुख्तलिफ, यानी मरकरी भी इसके साथ जब जुड़ा होगा तो मरकरी के इस साइड में भी साइनाइड और इस साइड में भी साइनाइड, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस साइड में मरकरी के अमीन है और इस साइड में भी मरकरी के अमीन है, और ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं Ml2। यानी इसकी जो शेप होगी वो MCQ में कुछ जा सकती है, तो जारी बात है लीनियर शेप इसकी बन रही है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो 2 वाले जो कंपाउंड, इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको निकल टेट्रा कार्बोनल बताया, इनकी मुख्तलिफ इनकी शेप्स होती हैं। इनकी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती हैं और टेट्राहेड्रल भी हो सकती हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। और ये मोस्टली MCQ में अक्सर ली जाती है, क्योंकि 2 वालों की तो लीनियर ही होती है ऑलमोस्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की वो अक्सर पूछते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो जैसे कि निकल टेट्रासाइनाइड में कह देता हूँ निकल टेट्रा कार्बोनल कह देता हूँ, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनल में लिख देता हूँ
यानी ये मुख्तलिफ है, जिनके साथ यानी 4 आ रहा हो। अब क्या होगा, ये दो शेप में बन जाती है। एक तो होती है टेट्राहेड्रल, ये वाली शेप होती है, जैसे कि CH4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये टेट्राहेड्रल शेप है। और इसी तरीके से एक और शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, एक के साइड में खास कर लगा होगा और बाकी सारे दूसरी साइड पर लगे होंगे, और ये होती है स्क्वायर प्लेनर। ये इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की 2 किस्म की शेप्स बन जाती हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब दोनों में ML4 है और लिगेंड भी दोनों में इसमें तो सारी बात साफ पता जा रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री इस साइड से देखा जाए तो 90 डिग्री, इस साइड से देखा जाए 90 डिग्री, इस साइड से देखा जाए 90 डिग्री। और इसमें 109 तकरीबन 109 डिग्री बन रहे हैं एंगल, 109 पॉइंट कुछ डिग्री। तो ये एंगल बन रहे हैं दोनों में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो पता किस तरह चलेगा ये स्क्वायर प्लेन बना रहे तो ये टेट्राहेड्रल बना रहे, तो ये कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्सेस लाइक जिंक टेट्राक्लोराइड कॉपर। तो मैं इनके अब कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। आर टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल के साथ मैं इधर एग्जांपल भी देख रहा हूँ। वो कहता है कि जिनके साथ जिंक, तकरीबन ये जिंक और कॉपर वाले जो मोस्टली हैं, जैसे कि जिंक टेट्राक्लोराइड, जिंक ब्रोमीन, जिंक साइनाइड, टेट्रासाइनो, वही चीज। और रूल आईयूपैक के हिसाब से वही होगा, यानी आपने पहले ये लिखना है टेट्रासाइनो और जिंक के ऊपर अगर फर्ज करो मैं इधर लिख देता हूँ -2 का चार्ज, तो जिंकलेट, टेट्रासाइनो जिंकेट इसका नाम हो जाएगा, टेट्रासाइनो जिंकेट। तो इसी तरीके से 12 सारों के ऊपर वैलेंसी है कुछ ना कुछ, जिंक इसके ऊपर -2 की वैलेंसी है। वही चीज तो मैंने आप लोगों को बताई थी, स्टेबिलिटी की वजह से -2 आता है। अब जिंक का ओवरऑल चार्ज 4s2 3d10 है, ये टोटल कितने दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं। 12 के बाद पीछे उसे कितने चाहिए, 4 क्लोरीन दे रहे हैं, ये 12 हो गया, 4 क्लोरीन 16 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टेबल करने के लिए इसके ऊपर -2 का चार्ज आ गया, क्योंकि 16 हो गए तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए -2 और इसके ऊपर 18 बन गए। इसी तरीके से ब्रोमीन के ऊपर भी वही चीज केस बुलाया और -2 का चार्ज। जिंक के साथ अगर अमीन जुड़ा हुआ हो वो भी जारी बात है, क्योंकि ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अमीन भी एक कर रहे हैं और -2, और साइनाइड भी एक आ रहा है, ब्रोमीन भी एक आ रहा है, क्लोरीन भी एक आ रहा है। अब निकल टेट्राकार्बोनल के ऊपर 0 का चार्ज है, और ये भी है टेट्राहेड्रल, निकल टेट्राकार्बोनल। और ये मोस्टली पूछा भी जाता है, या निकल साइनाइड, और इसमें जो निकल है साइनाइड के साथ इसके ऊपर है -2 का चार्ज, निकल टेट्राकार्बोनल है इधर और इसके ऊपर चार्ज है 0 का। अब अगर हम कहते हैं कि चार्ज अगर 0 हो तो वो टेट्राहेड्रल होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिंक के ऊपर भी, अब जिंक के साथ जब 4 अमीन जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन स्पीड के ऊपर -2 का चार्ज है, लेकिन वो भी टेट्राहेड्रल है। इसी तरीके से निकल टेट्राकार्बोनल, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, निकल फिर भी टेट्राहेड्रल है। इसी तरीके से जो निकल टेट्रासाइनाइड है वो स्क्वायर प्लेनर है। मोस्टली जो एमसीक्यूज में आते हैं वो निकल टेट्राकार्बोनल या निकल टेट्रासाइनाइड में से आते हैं, और फिर वो ऑप्शन पूछा होता है कि ये क्या है, निकल टेट्राकार्बोनल देके वो कहेगा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है या हेक्सागोनल है या क्या है। तो उसमें फिर निकल टेट्राकार्बोनल को जो एमसीक्यूज है वो सारी बात है टेट्राहेड्रल ऑप्शन सही बन है, और निकल जो टेट्रासाइनाइड है वो स्क्वायर प्लेनर उसमें वो बन रहे हैं। और स्क्वायर प्लेनर की और भी हैं, फाउंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर निकल। अब उन्होंने ये दिए हैं, कहते हैं कि ऑक्सैनाइंस आर आल्सो टेट्राहेड्रल, जैसे कि ऑक्सैनाइंस होते हैं वेनेडियम ऑक्साइड, उसके बाद क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, इसी तरीके से FeO4-2, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं। और मैंगनीज, इसी तरीके से मैंगनीज टेट्राऑक्साइड। वो कहते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर है वो कॉपर निकल और प्लैटिनम और प्लेडियम और AU वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। अब मैं ये भी लिख देता हूँ, कॉपर +2, निकल +2, प्लेटियम +2, प्लेडियम +2, AU+3। ये वो कहता है कि स्क्वायर प्लेनर, इनमें ये स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके साथ भी ये लग गया, निकल लग गया तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कि निकल टेट्राकार्बोनल जो है वो स्क्वायर प्लेनर भी बना रहा है और टेट्राहेड्रल भी बना रहा है। इसी तरीके से
अब इन्होंने और भी एग्जाम्पल दी हुई हैं, जैसे कि अब उधर कॉपर उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉपर जो है वो स्क्वायर प्लेन बनाता है, लेकिन कॉपर के साथ इधर देखा जाए तो कॉपर साइनाइड जो है, कॉपर साइनाइड 4J टेट्राहेड्रल है -2। इसी तरीके से अगर कॉपर की उधर बात करें तो कॉपर जो अमीन है, कॉपर अमीन के ऊपर +2 है, और ये क्या बना रहा है, ये स्क्वायर प्लेन बना रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को निकल की एग्जांपल दी कि अब जरूरी नहीं है कि जिसके साथ साइनाइड होगा ना लिगेंड की जरूरी है ना चार्ज का को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर प्लेन बनाएगा या टेट्राहेड्रल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी -2 चार्ज है निकल टेट्रासाइनाइड के ऊपर, लेकिन ये स्क्वायर प्लेन बना रहे हैं, चार्ज को देख के भी नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर मेटल की बात की जाए तो निकल टेट्राकार्बोनल निकल मेटल है, वो टेट्राहेड्रल भी बना रहे हैं, निकल साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेन भी बना सकते हैं। इसी तरीके से कॉपर जो है वो साइनाइड के साथ टेट्राहेड्रल बना रहे हैं और अमीन के साथ वो स्क्वायर प्लेन बना रहे हैं, तो यानी हम मेटल को देख के भी नहीं कह सकते। चीज पीछे बची है लिगेंड, लिगेंड को देख के भी हम ये नहीं कह सकते कि ये टेट्राहेड्रल बनाएगा या स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि आप देखें इधर अब कॉपर साइनाइड लिगेंड है और साइनाइड कॉपर के साथ मिलकर क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से तो इधर जो साइनाइड है वो स्क्वायर प्लेन बना रहा है, इधर साइनाइड टेट्राहेड्रल बना रहा है। अगर बात की जाए अमीन की तो अमीन इधर अब जिंक के साथ अमीन टेट्रा अमीन है तो वो टेट्राहेड्रल बना रहा है, उधर कॉपर के साथ अमीन अब कॉपर के साथ है तो वो स्क्वायर प्लेन बना रहे हैं। तो ये हम नहीं देख के कह सकते यानी क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है और भी कई चीजों के ऊपर। अब आगे आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कौन कौन से हो सकते हैं, यानी तो तकरीबन ये 3 चीजें बनाते हैं कोऑर्डिनेशन, और क्या आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यानी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे। यानी जब निकल कार्बोनल के साथ होता है तो वो टेट्राहेड्रल बनाते हैं, और निकल जब साइनाइड के साथ होता है तो वो स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। और चार्ज की मैंने आपको बता दिए, तो ये आप लोगों को डिटेल इसकी स्टडी भी करनी पड़ेगी और याद भी करना पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर, यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसमें भी 3 आ जाती हैं। जैसे इसमें हमने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर पढ़ी थी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो उसमें एक आ जाता है हेक्सागोनल, यानी मेटल के साथ किस तरीके से जुड़े हुए होंगे वो हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें आप एक ज्योमेट्री ये वाली आ जाती है हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यानी इधर भी लिगेंड जुड़ा होगा, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, इधर भी लिगेंड, ये होती है हेक्सागोनल, यानी हर साइड पे एक लिगेंड जुड़ा है। इसी तरीके से ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, तो एक इधर से जुड़ा है 1 2 3 4 5 6, हर साइडों से एक रीजन जुड़ा है। तो इस साइड से मेटल जुड़ा है, ये भी 6 साइडों से क्यों जुड़ा है, तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, लेकिन ये आ जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, यानी ये प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री बन रही है, जैसे कि प्रिज्म के अंदर होती है। आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, तो मुख्तलिफ जो होता है तो उसकी तरफ से प्रिज्म की शेप इसकी बन रही है, पेंटागोनल टाइप। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री इसकी होगी। उसके बाद एक और आ जाती है इस रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये ज्यादातर कंपाउंड्स में रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उसकी शेप 2 किस्म से बनाई जा सकती है। एक ये होती है, एक ऊपर होगा एक इधर होगा, और बाकी जो होंगे वो चारों कोने पर होंगे। हेक्सागोनल एक होता है हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री, उसमें भी 6 साइडों से जुड़ा हुआ है। और एक होता है ये वाला रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उसमें ये भी आ जाती है। और दूसरी उन्होंने दिखाई भी है, यानी इस तरीके से होगी। फर्क समझाने के लिए कि हेक्सागोनल और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के दरमियान क्या फर्क है। यानी आप उन्होंने हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री ये बनाई है,
और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मेटल के साथ यानी 4-6 साइडों से जुड़े हुए। अब रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में उन्होंने ये बताई है कि मेटल के साथ अब एक इस साइड से जुड़ा है, दोबारा देख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये होती है इनकी 3 शेप्स आ जाती हैं। अब इनका मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तो ये 3 नंबर बन सकते हैं, यानी कुछ हेक्सागोनल बना रहे होंगे कम्प्लेक्सेस, कुछ ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक बना रहे होंगे, कुछ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे होंगे। इनकी फिर मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इसमें मुख्तलिफ लिगेंड फील्ड थ्योरी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड वगैरह भी आ जाते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह वो भी इसमें आ जाती है, तो उसके हिसाब से भी देख कर चेक बंदा कर सकते हैं। The complexes with coordination number 6 are most common when found by transition metal atoms। तो ये जो D and F ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हैं ट्रांजिशन मेटल जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो ये बनाते हैं 6 ligands is a 6 coordination compound may be arranged around the central metal atom, यानी मेटल के साथ 6 साइडों से लिगेंड्स वगैरह अटैच होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाते हैं। metal either at the corner of hexagonal plane or at the apex of the trigonal prism or at the apex of the regular octahedron। These arrangement together with the numbers designating substitution position may be depicted as shown in figure 14.8। जैसे कि ये मैंने 3 फिगर बनाई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस पोजीशन पर लिगेंड अटैच हैं। As extensive study of geometrical and optical isomers of complexes with coordination number 6 has, however, shown that arrangement of 6 ligands in coordination is always octahedral, and that argument concerning other possible geometries hexapyramidal are of historical interest only। वो कहते हैं कि जो असल में जो 6 ये वाला सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ये वाली और ये वाली, यानी इन दोनों का ना ये इस तरीके से शेप होती है ना इस तरीके से शेप होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की वो कहते हैं ये और ये शेप हो सकती है लेकिन इस तरह होती नहीं है, ये सिर्फ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बताई है, लेकिन असल वो कहते हैं कि जिनका भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उनकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही होगी, यानी इन दोनों में से इसकी दोनों रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन दोनों को कहा जाता है, यानी यही होंगी, यानी ये भी नहीं होंगी और ये भी नहीं होंगी। फर्स्ट ग्राम एमसीक्यूज में वो कोई भी दे देते हैं एमसीक्यूज और कोई भी कंपाउंड दे सकता है और क्या कहेगा इसका कौन सी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद जैसे कि कोबाल्ट हेक्साकार्बोनल वो दे देगा, कोबाल्ट हेक्साकार्बोनल, तो उसमें वो ऑप्शन देगा ये 3, तो उसमें आपने चुप करके ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे लगा देना, टिक कर देना, क्योंकि यही बनाते हैं, बाकी 2 नहीं बनाते जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होते हैं। उसके बाद बाकी आगे आ जाती है कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस के, कम्प्लेक्सेस का कलर क्या होता है। तो द कम्प्लेक्सेस द वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द कम्प्लेक्स, और ये भी आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि जो चीज़ अब्जॉर्ब हो रही होती है, जैसे कि जो वाइट कलर होता है वो इसलिए वाइट नजर आता है क्योंकि वो जितने भी कलर होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो वाइट बनाता है। इसी तरीके से जो ब्लैक कलर कोई नजर आता है वो इसलिए ब्लैक नजर आता है क्योंकि वो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है इसलिए वो ब्लैक नजर आता है। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आपको ग्रीन कलर है तो वो हमें अगर कोई चीज़ ग्रीन नजर आ रही है तो इसलिए ग्रीन नजर आ रही होगी क्योंकि वो उसके अल्टरनेटिव में यानी वो कलर एब्जॉर्ब कर रही होगी और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, तो ये ग्रीन कलर क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रही होती है इसलिए हमें वो चीज़ ग्रीन नजर आती है। इसी तरीके से आप ये बोर्ड वाइट है तो ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 7 कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आगे आ जाती है वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन कम्प्लेक्स, किसी भी कम्प्लेक्स की तो ये कलर भी देते हैं, कम्प्लेक्सेस वगैरह जो होते हैं इनके फिर कलर से ही इनकी पहचान की जाती है कि जो कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन में और क्रिस्टल्स वगैरह बनाने में इसके काम आते हैं। द कम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब द होल ऑफ वाइट लाइट इन केस अपीयर्स ब्लैक, यानी अगर ये जैसे कि ये बोर्ड की बात है, इसी तरीके से अगर कोई कम्प्लेक्स है वो वाइट तब नजर आएगा जब सारे के सारे वाइट लाइट उसके ऊपर फेंकी जाएगी। फर्स्ट करो ये क्रिस्टल है, पूरा बोर्ड जो है ये क्रिस्टल है, इसके ऊपर एक लाइट फेंकी गई है, तो अगर वो सारी की सारी वाइट लाइट ऑब्जर्व कर लेता है और तो फिर वो में जो सारी की सारी वाइट लाइट द कम्प्लेक्स में ऑब्जर्व द होल ऑफ द वाइट लाइट इन केस इट अपीयर्स ब्लैक। जाहिर बात है अगर वो ये सारी ये बोर्ड फर्ज करो, मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये एक बोर्ड है, इसके ऊपर हमने व्हाइट लाइट फेंकी और ये सारी की सारी इसने व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, यानी इसने सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी तो ये हमें व्हाइट नजर आएगा। इसी तरीके से हम ये कोई भी कम्प्लेक्स है इसके ऊपर हम व्हाइट लाइट फेंकते हैं,
तो वो सारी की सारी व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो हमें ब्लैक नजर आएगा। जैसे कि ये डस्टर है, अब ये फर्ज करो ये डस्टर है, ये हमें ब्लैक इसलिए नजर आ रहा है, ये कोई भी क्रिस्टल है, फर्ज करो इसके ऊपर हम व्हाइट लाइट फेंक दें तो ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसलिए ये ब्लैक नजर आ रहा है और सिर्फ ब्लैक कलर यानी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो द कलर कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द होल लाइट, इट अपीयर्स वाइट। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो सारी की सारी व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है वो ब्लैक नजर आएगा। इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो व्हाइट नजर आएगा, जैसे बोर्ड है। तो इसी तरीके से द कॉम्प्लेक्स में और इसी तरीके से बियर लैम्बर्ट लॉ वगैरह, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसमें भी ये बियर लैम्बर्ट लॉ वगैरह इस्तेमाल की जाता है। उसमें एक लाइट फेंकी जाती है, यानी कोई भी रे पास होगी तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उससे फिर कंसंट्रेशन वगैरह, कंपोजिशन वगैरह सोल्यूशन की निकाली जाती है और लाइट की कंसंट्रेशन वगैरह देखी जाती है। तो द कम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब सम ऑफ इट एंड मे रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द रिमेनिंग लाइट, यानी कोई भी कम्प्लेक्स जो होगा जारी बात है कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर देगा और कुछ ट्रांसमिट करेगा, और कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ हो सकता है उसके अंदर वो एब्जॉर्ब करके और ट्रांसमिट कर दे, उसके यानी पास हो जाए। ये तीन चीजें, ये यानी एक लाइट आई, फर्ज करो ये कोई भी कंपाउंड है, तो एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि ये आई इधर एब्जॉर्ब होगी, इधर जाकर होगी, इसके आगे नहीं निकली। एक और रे है वो जाके ट्रांसमिट होगी, ये अब ट्रांसमिट होगी, इसके पास कर गई है, ये आके इधर रुकी थी, इसका मतलब है एब्जॉर्ब होगी, और ये इधर से आई है और इधर वापस चली गई है, तो ये इसका मतलब है रिफ्लेक्ट होगी। ये तीन किस्म की रेज होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं जैसे, और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि रदरफोर्ड बोर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था। In this case the complex has some color, it is colored और ट्रांसमिट द रिमेनिंग लाइट, तो बाकी लाइट जारी बात है ट्रांसमिट करेगा, इधर से जारी बात है निकल जाएगी, तो इस सूरत में वो क्या करेगा, कलर 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 अपीयर होगा। तो इफ कम्प्लेक्स हैज सम कलर इट इज कलर्ड, द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय कलर्ड कम्प्लेक्सेस टेक प्लेस इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये सारी की सारी जो कलर कम्प्लेक्सेस होती हैं, इनकी जो लाइट हो रही होती है वो विजिबल रीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मुख्तलिफ रीजन होते हैं, एक इंफ्रारेड IR रीजन होता है और एक विजिबल रीजन होता है, तो ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और उसके बाद द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय कलर्ड कम्प्लेक्सेस टेक प्लेस इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम इन वेवलेंथ, यानी कि इनकी वेवलेंथ 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। द कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, यानी जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। यानी फर्ज करो अगर एक लाइट है एब्जॉर्ब हो रही होगी, वो हो सकता है फर्ज करो ग्रीन हो, फर्ज करो, और ट्रांसमिट होने वाली जो होगी वो हो सकता है कि वो पर्पल हो। तो ये मुख्तलिफ है, वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो एब्जॉर्ब हो रही होगी वही ट्रांसमिट हो रही होगी, अगर एक एब्जॉर्ब हो रही है तो ट्रांसमिट हो सकता है दूसरी हो। यानी हमने एक रेत फेंकी, उनमें से जो व्हाइट वाली फर्ज करो एक व्हाइट लाइट फेंकी, उसमें हमने 7 कलर डाले, 7 कलर डाले, तो उसमें से ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो ट्रांसमिट होने वाली वो हो सकता है पर्पल हो और कोई हो, और इस तरीके से यानी कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसमें से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ रिफ्लेक्ट। अब इन्होंने दिए में द कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसमिटेड लाइट, रिलेशन बिटवीन कलर जो है वो दिए में फिगर में, द कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री कलर। अब ये तो कलर होता है ट्रांसमिटेड लाइट का, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, अब इसमें से जो लाइट पास हो रही है ट्रांसमिट हो रही है, इसको कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री कलर of that of the absorbed light and is in fact the color of the complex। और यही कलर जो होता है कम्प्लेक्स का होता है, जो कंप्लीट इस ट्रांसमिटेड लाइट को, ट्रांसमिटेड कलर को, जो रे ट्रांसमिट होगी उसी कलर को वही कलर होगा कम्प्लेक्स का, और वही उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होगा जो ट्रांसमिट हुआ है। तो अब फर्ज को उन्होंने लिखा हुआ है, एक दी हुई है विब गायोर, तो ये तो आप लोगों को पता है 7 लाइट को 7 जो कलर होते हैं उनको याद रखने का विब गायोर, वायलेट, ब्लू, इसी तरीके से वायलेट, विब गायोर इसे कहा जाता है, विब गायोर। इसमें इंडिगो जो होता है वो ब्लू को उसने कह दिया विब गायोर, वायलेट और इंडिगो को उसने मेंशन नहीं किया, बार विब गायोर। इसमें 1 2 3 4 5 6 कलर हैं, ये तो इसमें एक में वायलेट आ जाता है, इसमें ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो,
ऑरेंज और रेड। वायलेट इंडिगो, वैसे इधर इंडिगो आते तब बिल्कुल है, और ये 7 कलर पूरे होते हैं, इंडिगो कलर होता है। तो बार अब वो कहता है कि ये अगर ये वाले जो कलर हैं वेव लेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट, तो ये कलर एब्जॉर्ब है। अगर ये वाला कलर एब्जॉर्ब हो जाए, फर्ज करो हमने लाइट फेंकी, तो अगर ये वाला कलर एब्जॉर्ब होगा तो फिर ट्रांसमिट कौन सा होगा, इसके साथ उन्होंने शो किया, इसके साथ येलो के साथ, ऑक्सीजन के साथ, रेड के साथ। वो कहता है अगर वायलेट एब्जॉर्ब होगा तो येलो ग्रीन नजर आएगा, वो वाला जो कलर होगा फिर वो येलो ग्रीन नजर आएगा। अगर कोई भी हमने लाइट फेंकी है किसी कम्प्लेक्स के ऊपर और वायलेट वो जो कम्प्लेक्स है वो अगर वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर वो कम्प्लेक्स जो होगा वो येलो ग्रीन जो लाइट को होगा ट्रांसमिट करेगा, और वही जो येलो ग्रीन लाइट होगी वही उससे फिर नजर आएगा, वो कम्प्लेक्स का वही रंग होगा, जिसे कम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। इसके 3 नाम है। अब एक ट्रांसमिटेड कलर भी कहा जाता है, जो कलर ट्रांसमिट हुए, ट्रांसमिटेड कलर, इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स का कलर यही होगा, येलो ग्रीन। अब वो अगर ब्लू एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो चीज हमें येलो नजर आएगी। जैसे आम है, फर्ज करो आम है तो इसका मतलब है वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है और येलो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स में होती है ये चीज मेटल्स वगैरह में, ये ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब ग्रीन ब्लू, अगर कोई ग्रीन ब्लू वगैरह एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑरेंज कलर नजर आएगा। इन दोनों के दरमियान अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑरेंज हमें फिर नजर आएगा, ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू ग्रीन वगैरह। इसी तरीके से अगर आप ब्लू अगर आप देखना चाहते हैं कि वो किस तरह, तो आप इस तरह करें, एक वाइट पेज लें और वाइट पेज के ऊपर आप एक ब्लू कलर, एक ये वाइट पेज हमने ले लिया, इसके ऊपर आप एक ब्लू कलर लें, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर लेके उसके आप इस तरह कलर करें एक चीज के ऊपर, उसी के ऊपर, इसी कलर के ऊपर आप क्या करें, ग्रीन कलर कर दें। तो आप देखेंगे कि आप जब ग्रीन कलर देखेंगे तो वो ब्लू करके और ग्रीन करके तो वो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी जब ब्लू ग्रीन को मिक्स करें तो वो ऑरेंज बन जाता है। इसी तरीके से वही चीज है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम ब्लू ग्रीन को करें, एब्जॉर्ब करें तो वो रेड बन जाते हैं, ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करें तो वो रेड बन जाते हैं। ये तो ब्लू ग्रीन ब्लू करें, यानी अगर ग्रीन कलर आपका ज्यादा हुआ, फर्ज करो मैं दोबारा बना देता हूँ, एक ब्लू ग्रीन से 2 कलर हम बना सकते हैं। अगर आप एक व्हाइट पेज में और आप उसमें इस तरह करें, ये व्हाइट पेज हमने ले लिया और एक व्हाइट पेज हमने ये ले लिया, हमारे पास 2 कलर हैं, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, इधर एक ब्लू है और एक ग्रीन है, एक साइड पे रेड और एक साइड पे ऑरेंज बन जाएगा। और रेड कब बनेगा, जब हम लेंगे ग्रीन ब्लू तो वो ऑरेंज बनेगा, यानी ग्रीन हमने ज्यादा मिकदार में डाला है, ग्रीन हमने ये वाला जो है ज्यादा मिकदार में डाला है, ब्लू जो है वो हमने कम मिकदार में डाला है। यानी ये हमने कहते हैं कि मैंने 10 बार की है और ये मैंने 5 बार की है, यानी कम डाला है तो कलर। और ये वाला ग्रीन कलर उस पेज के ऊपर मैंने ज्यादा ड्रॉ किया है, तो फर्ज करो इससे अगर 10 लाइन डाली है उससे फिर 5 लाइन डालें तो फिर वो कलर ऑरेंज नजर आएगा अगर ब्लू ग्रीन को मिक्स करेंगे, अगर ग्रीन कलर हमने ज्यादा डाला। तो ये इसकी मुख्तलिफ थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।